देखिए, आज जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें दो शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफिट किए गए थे और जितने शेयर्स इन दोनों शेयर होल्डर के फॉरफिट किए गए थे उतने सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए कंपनी ने बाद में। उसमें से कुछ शेयर रीइश्यू किए हैं और जो भी शेयर बाद में रीइश्यू किए गए उसमें एक शेयर होल्डर के तो पूरे शेयर इंक्लूड है लेकिन दूसरे के पूरे इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। जयदीप लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at premium of 10% per share payable as ₹3 per share on application, ₹4 per share on allotment including premium, ₹2 per share on first call and balance on second and final call. Applications were received for 50,000 shares and allotment was made to all applicants on pro rata basis. All amounts due on shares were received except allotment money and calls money on 700 shares of Mr. Puneet and 1,000 shares of Mr. Sumit. All these shares were subsequently forfeited after the final call. Of these shares, only 1,200 shares, including all shares of Mr. Puneet, were reissued at ₹9 per share, fully paid. Past journal entries in the books of company regarding issue, forfeiture and reissue of shares. देखिए, ये जो कंपनी है जयदीप लिमिटेड कंपनी, ये केवल 40,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी लेकिन इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया और इनके पास 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया तो कंपनी ने सभी शेयर होल्डर को प्रोराटा अलॉटमेंट किया। ठीक है, मतलब किसी को भी फुल अलॉटमेंट नहीं किया, जितने शेयर मांगे उतने किसी को भी नहीं दिए और ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई किसी शेयर होल्डर को किसी शेयर एप्लीकेंट को एक भी शेयर नहीं दिया। ठीक है, किसी शेयर एप्लीकेंट को एक भी शेयर नहीं दिया, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं हुआ। इन्होंने सभी शेयर एप्लीकेंट को जितने मांगे थे उतने न देते हुए थोड़े थोड़े शेयर दे दिए। प्रोराटा अलॉटमेंट 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वालों को 40,000 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे थोड़े थोड़े इशू अलॉट कर दिए गए। अब कंपनी का एक एक शेयर जो है ये ₹10 इसकी फेस वैल्यू और 10% प्रीमियम पे इशू किया है कंपनी ने। इसका मतलब ₹1 पर शेयर प्रीमियम है तो फेस वैल्यू ₹10 प्लस प्रीमियम ₹1 पर शेयर। इस तरह शेयर की इशू प्राइस हो रही है ₹11 पर शेयर, जिसको कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। एप्लीकेशन के साथ ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, क्षमा कीजिए, 3 इंस्टॉलमेंट नहीं 4 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। एप्लीकेशन के साथ ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4 और फर्स्ट कॉल पे ₹2 और जो बचा हुआ है ₹2 बैलेंस वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मंगाया जा रहा है। अब यहां पे ऐसा कहा गया है कि कंपनी के जितने भी मतलब शेयर होल्डर्स थे जिनको कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे उनमें से एक मिस्टर पुनीत और एक मिस्टर सुमित नामक शेयर होल्डर हैं। ठीक है, जिनके पास कंपनी के कुछ शेयर्स है, जैसे मिस्टर पुनीत के पास 700 शेयर्स है और मिस्टर सुमित के पास 1,000 शेयर्स है। इन दोनों शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों ही। ठीक है, कॉल्स मनी मतलब यहाँ क्योंकि कंपनी फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल दोनों कॉल पे ₹2 पर शेयर ₹2 पर शेयर मंगवा रही है तो ये मिस्टर पुनीत और मिस्टर सुमित ने अपने शेयर्स का अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी दोनों ही पे नहीं किए और इसलिए इनके शेयर्स कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया और इनके शेयर्स फॉरफिट करने के पश्चात अब देखिए इनके टोटल शेयर जो फॉरफिट किए जा रहे हैं, मिस्टर पुनीत के 700 शेयर्स और मिस्टर सुमित के 1,000 शेयर्स, कुल मिला के 1,700 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किया। पर बाद में ऐसा कहा गया है कि इसमें से कंपनी ने केवल 1,200 शेयर्स ही रीइश्यू किए हैं।
ठीक है। और उसमें जो भी शेयर्स रीइश्यू किए गए उसमें मिस्टर पुनीत के फॉरफिट किए गए सारे शेयर इंक्लूड है। मिस्टर पुनीत के 700 शेयर्स फॉरफिट किए थे, तो अब जो 1200 शेयर्स बाद में कंपनी ने रीइश्यू किए उसमें मिस्टर पुनीत के पूरे ऑल 700 शेयर्स इंक्लूड है। अब इसका मतलब ये है कि अगर 1200 शेयर्स में से मिस्टर पुनीत के 700 शेयर्स अकेले के हैं, तो फिर बचे हुए 500 शेयर्स जो है वो मिस्टर सुमित के होंगे। अब मिस्टर पुनीत के तो पूरे 700 शेयर जितने प्रॉफिट हुए थे उतने रेशियो हो गए, लेकिन क्योंकि टोटल 1200 शेयर से रेशियो है, उसमें यदि मिस्टर पुनीत के पूरे शेयर इंक्लूड है 700, तो फिर बचे हुए 500 शेयर्स मिस्टर सुमित के हैं। अब मिस्टर सुमित के तो कंपनी ने 1000 शेयर्स प्रॉफिट किए थे, लेकिन इसका मतलब रेशियो केवल उनके 500 शेयर्स ही है, ठीक है। और ये सारे शेयर्स रेशियो करते समय कंपनी ने एक एक शेयर 9 रुपीज फुली पेड अप इशू किया है, मतलब एक एक शेयर 9 रुपीज में ही रेशियो किया है। 1 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट पे कंपनी ने शेयर्स रेशियो किए। और आपसे कहा जा रहा है कि इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री कीजिए। अब देखिए इसमें हमें ऐसा कहा गया है कि मिस्टर पुनीत ने अपने 700 शेयर्स का, मिस्टर सुमित ने अपने 1000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं भेजा है। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी भी नहीं भेजा है, पर हम पहले अलॉटमेंट मनी का कितना अलॉटमेंट मनी उन्होंने नहीं भेजा इसका कैलकुलेशन कर देंगे। अब इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं भेजा ऐसा कहा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे सारे शेयर होल्डर को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। और जैसा कि मैं इसके पूर्व के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब कभी भी कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट करती है, तो उन सभी शेयर होल्डर का जिनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए गए हैं, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो जाता है, जो उन पर ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि सारे शेयर होल्डर को, सारे शेयर एप्लीकेंट को कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया था, तो इसका मतलब मिस्टर पुनीत और मिस्टर सुमित को भी प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया गया था। प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया गया था, इसका मतलब यदि कंपनी ने मिस्टर पुनीत को 700 और मिस्टर सुमित को 1000 शेयर्स यदि अलॉट किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि मिस्टर पुनीत और मिस्टर सुमित ने अप्लाई ज्यादा शेयर के लिए किया था, क्योंकि कंपनी ने हर किसी को जितने शेयर के लिए अप्लाई किया था उससे कम दिए। प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है, तो निश्चित रूप से मिस्टर पुनीत ने यदि उसे 700 शेयर्स अलॉट किए थे, तो उसने अप्लाई तो 700 शेयर्स से भी ज्यादा शेयर्स के लिए किया था, और जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उतने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भेजा होगा। और उसी तरह मिस्टर सुमित को भी यदि 1000 शेयर्स अलॉट किए गए, तो निश्चित ही मिस्टर सुमित ने भी 1000 शेयर से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, और जितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसका एप्लीकेशन मनी भेजा होगा। जबकि इन दोनों शेयर होल्डर को जितने शेयर इनके लिए इन्होंने अप्लाई किया, जितने शेयर का एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे किया, उससे कम शेयर्स कंपनी ने इनको अलॉट किए। तो निसंदेह इनका भी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया था, जो इन पर ड्यू हो रहे अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड होगा। और यदि ऐसा है तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि इनके ऊपर जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू था वो एंटायर अलॉटमेंट मनी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इन पर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है उसमें से कुछ भाग तो इनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया था। जो शेष भाग है जो आना इन दोनों शेयर होल्डर पे बकाया था अलॉटमेंट मनी का, वो भाग जो इनसे मिलना बाकी था वो नहीं मिला, वो अनपेड है। तो हमें जर्नल एंट्रीज शुरू करने से पहले यह तय कर लेना होगा कि इनका दोनों का अनपेड अलॉटमेंट मनी कितना था, ठीक है। और जितना इनका अनपेड अलॉटमेंट मनी था वो बाद में कंपनी ने जब अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट मंगाया तो बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो फिर बैंक अकाउंट में बाद में जब अलॉटमेंट मनी आया तो कितना अमाउंट अलॉटमेंट मनी का उस समय बैंक अकाउंट में आया होगा, ये सारे कैलकुलेशन हमें पहले करने होंगे वर्किंग नोट में, और तत्पश्चात ही हम जर्नल एंट्रीज आराम कर सकेंगे। तो मैं पहले मिस्टर पुनीत और मिस्टर सुमित का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा
जो इन पर ड्यू हो रहा है अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया होगा पहले, उसका कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, देखिए मिस्टर पुनीत और मिस्टर सुमित, इनका एक्सेस ऑफ रिटर्न मनी ज्ञात करने के लिए पहले ये ज्ञात करना आवश्यक है कि इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। वो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में मिस्टर पुनीत और सुमित के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज्ञात करूंगा। देखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय पुनीत। हम पहले पुनीत के नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड का कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए अब मैं यहां लिखता हूं अप्लाइड और यहां अलॉटेड। अब यहां ये अप्लाइड हेड के अंतर्गत मैं पहले ये लिखूंगा कि कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। तो कंपनी के पास कुल मिलाकर 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे और कंपनी ने सभी शेयर होल्डर को प्रोराटा बेसिस पे केवल सभी शेयर एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे केवल 40,000 शेयर्स अलॉट किए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड तो था 50,000 और कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड जो है, जो अलॉट किए थे वो है 40,000। अब ये मिस्टर पुनीत जो है ये इन्हीं 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट में से है जिनको कंपनी ने केवल प्रोराटा बेसिस पे 40,000 शेयर्स अलॉट किए। अब मिस्टर पुनीत का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड नहीं दिया है तो लेट द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर पुनीत बी एक्स, मैं यहाँ एक्स लिख देता हूँ। और इनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड तो दिया है, इनको 700 शेयर्स अलॉट किए गए। अब इनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कैसा निकाला जाए? इस एक्स का और 40,000 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और इस 50,000 का और 700 का मतलब x का 40,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और 50,000 और 700 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब 50,000 का पहले हम x का और 40,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x और 40,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 40,000 x इक्वल टू 50,000 और 700 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 50,000 इंटू 700। 40,000 x is equal to 50,000 into 700. Therefore, x is equal to 50,000 into 700 upon 40,000. अब देखिए इस x का वैल्यू आ रहा है 875। अब हमने x ऐसा एज्यूम किया था कि मिस्टर पुनीत का नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है x, और यदि उसका वैल्यू 875 आ रहा है तो इसका मतलब मिस्टर पुनीत ने 875 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब इनका एक्सेस एप्लीकेशन मैंने कैसा निकाला? देखिए एक्सेस application money of Puneet is equal to 875 शेयर्स जिसके लिए इन्होंने अप्लाई किया था माइनस 700 शेयर्स जितने इनको कंपनी ने अलॉट किए।
875 shares minus 700 shares into application money per share. application money per share है यहां पे 3 रुपीज पर शेयर, ठीक है। 875 shares minus 700 shares into ₹3. 875 शेयर्स के लिए मुझसे पुनीत ने अप्लाई किया था और कंपनी ने उनको अलॉट किया 700 शेयर। तो 875 माइनस 700, 175 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उनका एक्सेस हो रहा था और पर शेयर एप्लीकेशन मनी ₹3 है। तो 175 इंटू 3, इसका अमाउंट हो रहा है 175 इंटू 3, 525, ठीक है। 525 रुपीज ये मिस्टर एक्स के एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, नॉट एप्लीकेशन मनी। मिस्टर एक्स नहीं, सॉरी, मिस्टर पुनीत के एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अमाउंट है ₹525। इनका ₹525 एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। अब हम ये देखेंगे कि मिस्टर पुनीत पे अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था, ठीक है, क्योंकि जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू था उसमें उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 525 ऑलरेडी एडजस्टेड था। वो एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ था वो प्राप्त नहीं हुआ। मिस्टर पुनीत पे टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था, ठीक है। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन पुनीत। अब जितने शेयर्स इनको अलॉट किए गए थे 700 शेयर्स, उसी का अलॉटमेंट मनी ड्यू रहा होगा और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹4। तो 700 शेयर इंटू ₹4, 2800 इन पे अलॉटमेंट मनी ड्यू था। और उसमें से अभी आपने देखा इनका 525 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी एडजस्टेड है। वो यदि ऑलरेडी एडजस्टेड था तो बचा हुआ अमाउंट इनका अलॉटमेंट मनी का जो आना बाकी था वो अनपेड है। तो पहले हम इसमें से इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो ऑलरेडी एडजस्टेड था वो माइनस कर देंगे। माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ पुनीत 525। ये 525 उसमें से माइनस करने के बाद ₹2275 अलॉटमेंट मनी इनका आना बकाया था जो नहीं मिला हमें। तो इनका अनपेड अलॉटमेंट मनी है 2275। मैं यहां लिख देता हूं अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ पुनीत 2275 इनका अनपेड अलॉटमेंट मनी। अब फिर मिस्टर सुमित का कितना अमाउंट अनपेड है अलॉटमेंट मनी का, वो ज्ञात करने के लिए हमें मिस्टर सुमित ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा ये देखना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिस्टर सुमित के नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्ञात करूंगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुमित अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुमित, ये कैसा ज्ञात किया जाएगा? सेम ऐसा ही जैसा कि अपने
पुनित के नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज्ञात किए थे। मैं यहां लिखूंगा अप्लाइड अलॉटेड। टोटल अप्लाइड कितना है? टोटल कंपनी को 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले थे। टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 50,000 और कंपनी ने टोटल 40,000 शेयर्स अलॉट किए थे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 40,000। अब 50,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट थे उनमें से एक है सुमित। तो अब सुमित का नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पता नहीं है, तो अगेन हमेशा मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर सुनीत BY, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मिस्टर पुनीत उसको हमने X एज्यूम किया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय सुमित को Y एज्यूम कर देते हैं। लेट ए नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय सुमित BY, तो मैं यहां लिख देता हूं Y। और इनको कंपनी ने अलग कितने शेयर किए वो तो दिया हुआ है। इनको कंपनी ने 1000 शेयर अलॉट किए थे, तो इनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 1000। अब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है निकालने के लिए इस y का 40,000 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इस 50,000 का 1000 का। अब देखिए y और 40,000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 40,000 y इज इक्वल टू 50,000 और 1000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 50,000 इंटू 1000। देयरफॉर y इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1000 अपॉन 40,000। ये हो रहा है 1250। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू यदि 1250 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर सुमित ने 1250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होगा? मिस्टर सुमित का एक्सेस एप्लीकेशन मनी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ मिस्टर सुमित इज इक्वल टू, उन्होंने 1250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 1250 शेयर्स माइनस 1000 शेयर्स जो कंपनी ने उनको अलॉट किए इनटू ₹3। देखिए ये 1250 शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा था और कंपनी ने उनको 1000 शेयर्स अलॉट किए, तो इसका मतलब 1250 माइनस 1000 250 शेयर्स का उनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो रहा था और एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹3। 250 इंटू ₹3, ₹750 उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अमाउंट हो रहा है। अब ये 750 एक्सेस एप्लीकेशन मनी उन पर हो रहा है अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था, तो फिर अलॉटमेंट मनी कितना अनपेड है उनका। ठीक है, अब ये ज्ञात करने के लिए आप पहले देखेंगे कि टोटल अलॉटमेंट मनी सुमित पे ड्यू कितना हो रहा था। टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन सुमित को जितने शेयर अलॉट किए गए उसका अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था। उनको अलॉट तो केवल 1000 शेयर्स किए गए थे और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹4। ₹4, तो फिर 1000 शेयर्स का टोटल अलॉटमेंट मनी उनके ऊपर ड्यू हो रहा था। 1000 शेयर्स इंटू ₹4,000 और इसमें उनका ₹750 एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से एडजस्टेड था, तो माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी और
सुमित 750। ये 750 4,000 से माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बच रहा है उतना अलॉटमेंट मनी उन पर आना बकाया था, वो नहीं मिला, वो उनका अनपेड अलॉटमेंट मनी है। तो वो हो रहा है 3,250 रुपीज। 3,250 उनका अनपेड अलॉटमेंट मनी है। अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ सुमित। अब मिस्टर पुनीत का 2,275 अनपेड है, मिस्टर सुमित का 3,250 अनपेड है। तो टोटल अलॉटमेंट मनी दोनों का कितना अनपेड है? देखिए, टोटल अलॉटमेंट मनी अनपेड बाय बोथ द शेयर होल्डर, बोथ द shareholders is equal to 2,275 जो पुनीत का अनपेड है अलॉटमेंट में, प्लस 3,250 जो सुमित का अनपेड है। अब ये हो रहा है 5,525 रुपीज इन दोनों का अनपेड अलॉटमेंट मनी है। ठीक है, 5,525, ठीक है, 5,525 इन दोनों का अनपेड अलॉटमेंट मनी है। अब हम ये देखेंगे कि अगर 5,525 इन दोनों का अलॉटमेंट मनी अनपेड रहा है तो कंपनी के बैंक अकाउंट में बाद में जब अलॉटमेंट मनी आया तो कितना आया? जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी का इंस्टॉलमेंट मंगाया तो बैंक अकाउंट में कितना आया? चलिए उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। अब उसके लिए देखना होगा कि टोटल अलॉटमेंट मनी सारे शेयर होल्डर पे ड्यू कितना था। टोटल allotment money due on all shareholders। अब कंपनी ने केवल 40,000 शेयर्स इशू किए और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹4। तो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर होल्डर्स 40,000 शेयर्स इंटू ₹4 पर शेयर ₹4 है अलॉटमेंट मनी। तो 40,000 इंटू 4 1,60,000 सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू था। अब इसमें से भी देखिए, ये जो 1,60,000 सभी शेयर होल्डर पे ड्यू था, इसमें से सभी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कुछ ना कुछ ऑलरेडी एडजस्टेड था। ठीक है, क्योंकि सारे शेयर एप्लीकेंट्स को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है तो सभी का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी एक्सेस था जो इस 1,60,000 के अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्टेड था। तो फिर सभी शेयर होल्डर पे आना बकाया कितना था? तो पहले हम इसमें से सभी शेयर होल्डर का जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो माइनस करेंगे। माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, नॉट ओनली पुनीत एंड सुमित, सबका। अब देखिए, सभी शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया था 50,000 शेयर्स के लिए, कंपनी ने अलॉट किया उनको 40,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी सबका एक्सेस था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। ठीक है, 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना हो रहा है? एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर था, तो 10,000 शेयर्स का 10,000 इंटू ₹3 30,000 सभी शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी था जो इस टोटल अलॉटमेंट मनी में पहले से एडजस्ट है। ये जो अलॉटमेंट मनी सभी शेयर होल्डर पे टोटल 1,60,000 ड्यू हो रहा था, इसमें सभी शेयर होल्डर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 पहले से एडजस्टेड होने के कारण केवल अब 1,30,000 ही आना सभी शेयर होल्डर पे बकाया था। ये 1,60,000 से 30,000 माइनस है और उसमें से भी अब ये दो शेयर होल्डर का 5,525 अलॉटमेंट मनी आए हैं अनपेड है।
तो उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि बैंक अकाउंट में बाद में जब अलॉटमेंट मनी आया तो कितना है, माइनस टोटल अलॉटमेंट मनी अनपेड minus total allotment money unpaid by both the shareholders. कौन से दो shareholders? वही मिस्टर पुनीत और मिस्टर सुनीत। इनका 5,525 allotment money unpaid रहा। तो फिर बैंक अकाउंट में आया कितना? बैंक अकाउंट में बाद में आया केवल 1,24,475। इसको हम लिख देंगे अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट ऑन अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट जब कंपनी ने मंगाया तो बैंक अकाउंट में केवल इतना मनी आया 1,24,475, ठीक है, 1,24,475, ठीक है। ये सारे जो कैलकुलेशन जरूरी थे एंट्रीज आरंभ करने से पहले वो हो चुके हैं यहाँ, लेकिन अब यहाँ पे और कुछ कैलकुलेशन जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि टोटल जो ये 1,700 शेयर्स फॉरफिट किए गए, मिस्टर पुनीत के 700 और मिस्टर सुमित के 1,000, इनमें से केवल 1,200 शेयर्स ही बाद में इशू किए, यानी ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट reissued, only some of them are reissued। तो फिर ऐसे केस में प्रश्न ये उठता है कि जो भी शेयर्स रीइश्यू किए गए उनको रीइश्यू करने के पश्चात कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाए, अब उसका कैलकुलेशन भी यहाँ हमें देखना है। यहाँ एक शेयर होल्डर जो है मिस्टर पुनीत, रीइश्यू करते समय उनके तो सारे फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू होते हैं, लेकिन जो मिस्टर सुमित है उनके सारे शेयर जितने फॉरफिट हुए थे वो पूरे रीइश्यू नहीं हुए। तो अब मिस्टर पुनीत का कितना फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, मिस्टर सुमित का कितना फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, इसका भी हमें पहले कैलकुलेशन करना होगा। अब देखिए वो किस तरह करेंगे, हमें तो पहले ये देखना होगा कि मिस्टर पुनीत का कितना अमाउंट फॉरफिट किया जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टर, देखिए आप किसी भी शेयर होल्डर के शेयर्स जब फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट क्रेडिट किया जाता है, मतलब कौन सा अमाउंट फॉरफिट किया जाता है, जो ऐसे शेयर होल्डर ने अपने शेयर पे कर दिया है, पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर, उसमें कोई प्रीमियम इंक्लूड हो तो प्रीमियम माइनस कर दिया जाता है, बचा हुआ अमाउंट जो है वो फॉरफिट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर पुनीत ने कितना अमाउंट पे किया था, जितना अमाउंट उसने अपने शेयर का पे किया उतना ही फॉरफिट किया जाएगा। ऐसा बताया गया है क्वेश्चन में कि मिस्टर पुनीत ने अलॉटमेंट मनी से तो पे करना ही बंद कर दिया था, ऑनली एप्लीकेशन मनी पे किया था। पर अब समस्या यह है कि मिस्टर पुनीत ने एप्लीकेशन मनी केवल 700 शेयर्स का नहीं पे किया था, उनको प्रोरटा अलॉटमेंट हुआ था, उन्होंने एप्लीकेशन मनी ज्यादा शेयर्स का पे किया था। आप देख चुके 875 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उन्होंने पे किया था और वो पूरा ही कंपनी ने रख लिया, ठीक है, वापस नहीं किया था। फिर उनके फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट है वो 700 शेयर्स का नहीं 875 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी। अब 875 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी होगा कितना, ठीक है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ पुनीत 700 शेयर्स।
शेयर्स का कॉर्पोरेटेड अमाउंट है 875 शेयर्स का एप्लीकेशन, क्योंकि इन्होंने अपना 875 शेयर्स के लिए किया। अब 875 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना भेजा होगा? एप्लीकेशन मनी था पर शेयर ₹3। 875 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कितना भेजा होगा? ठीक है, तो देखिए 875 शेयर्स इंटू ₹3, ये हो जाएगा 2625। 2625 इनका 875 शेयर का जो एप्लीकेशन इन्होंने एप्लीकेशन मनी जो इन्होंने भेजा था, जिसको जो इनका कॉर्पोरेटेड शेयर्स का पेड अप अमाउंट है वो है 2625। अब ये पूरा कंपनी फॉरफिट कर लेती है, मतलब फॉरफिटर के समय इसको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करती है। लेकिन यदि इसमें कुछ प्रीमियम इंक्लूड है, उनके शेयर का यदि प्रीमियम भी कुछ पेड है वो इसमें इंक्लूड है, तो वो पहले माइनस कर दिया जाता है, फिर उसके बाद बचा हुआ अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पे प्रीमियम तो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड था, और अलॉटमेंट मनी इन्होंने पे नहीं किया। यदि अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया तो फिर प्रीमियम तो इनके शेयर का पेड है ही नहीं, अनपेड है, तो फिर इस पेड अप अमाउंट में कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पेमेंट पेड अप अमाउंट में कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, तो फिर ये पूरा की पूरा 2625 मिस्टर पुनीत का फॉरफिट किया जाएगा। ये टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ पुनीत 700 शेयर्स है ₹2625। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है? यही शेयर जब फिर रीइश्यू किए जा रहे हैं, रीइश्यू करते समय इन शेयर्स पे जितना डिस्काउंट दिया होगा कंपनी ने, ठीक है, वो डिस्काउंट का अमाउंट इसमें से माइनस करके बचा हुआ अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, सॉरी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, नॉट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे कि इसके पुनीत के 700 शेयर्स रीइश्यू करते समय डिस्काउंट कितना दिया गया, माइनस टोटल अमाउंट ऑफ discount on reissue is 700 शेयर, क्योंकि उनके तो पूरे के पूरे शेयर रीइश्यू हो गए, क्वेश्चन में बताया गया। अब एक एक शेयर कंपनी ने जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी उसको 9 रुपीज में इश्यू किया, यानी 1 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया, तो 700 शेयर्स का डिस्काउंट का अमाउंट हो गया ₹700, वो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 2625 से उसको माइनस करके 1925 आ रहे हैं, तो इसका मतलब मिस्टर पुनीत का कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर करना है वो है 1925। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये मिस्टर सुमित का जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो है 1925। अब इसी तरह मिस्टर पुनीत का जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो है 1925। अब इसी तरह मिस्टर सुमित का कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा? अब देखिए, मिस्टर सुमित के सारे शेयर इशू नहीं होंगे, उनके फॉरफिट किए गए थे 1000 शेयर्स, लेकिन अभी टोटल जितने भी शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए थे 1700 शेयर दोनों के फॉरफिट किए थे, उसमें से 1200 ही इशू किए, और वो 1200 में पुनीत के लोग पूरे 700 इंक्लूड थे, यानी सुमित के केवल 500। तो इसका मतलब सुमित के फॉरफिट किए थे 1000 शेयर्स, उसमें से 500 ही रीइश्यू किए गए, तो फिर उनका कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा? ठीक है, अब उसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे? देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि मिस्टर सुमित के 1000 शेयर्स का टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा। ठीक है, टोटल
forfeited amounts total forfeited amount of Mr. सुमित। देखिए अब मिस्टर सुमित ने भी अलॉटमेंट मनी से पे करना बंद कर दिया, केवल एप्लीकेशन मनी पे किया, तो उनके भी फॉरफिटेड शेयर्स का जो पेड अप अमाउंट है जिसको हम फॉरफिट करेंगे वो केवल उनके शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है, क्योंकि उन्होंने भी केवल एप्लीकेशन मनी पे किया। लेकिन समस्या यह है कि उनको भी प्रोडक्ट अलॉटमेंट का, उन्होंने केवल 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी नहीं पे किया था, उन्होंने अप्लाई 1250 शेयर्स के लिए किया था, तो 1250 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी पे किया था, जो उनके शेयर्स का पेड अप अमाउंट है जिसको हमें प्रॉफिट करना है। अब एप्लीकेशन मनी पर शेयर था 3, तो 1000 शेयर्स का कितना हो गया 3750, ठीक है, 3750, ओके। तो इसका मतलब 3750 उनका पेड अप अमाउंट था उनके शेयर्स का, फॉरफिटेड शेयर्स का। अब इसमें से उनके, अब लेकिन इनके सारे शेयर इशू नहीं किए गए, ये तो 3750 है, ये तो उनके पूरे 1000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। मैं लिख देता हूं, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1000 शेयर्स, 1000 फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है, क्योंकि उनके पास जितने शेयर थे वो सारे फॉरफिट हुए, 1000 थे उनके पास, तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1000 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ मिस्टर सुमित, दिस इज द टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ हिज 1000 शेयर्स। लेकिन उनके पूरे 1000 शेयर्स तो इशू नहीं हुए, उनके आधे शेयर इशू है 500, तो फिर हमें जितने शेयर इशू है उसका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट निकालना होगा, और उसमें से फिर वो उनके 500 शेयर इशू होते समय जो डिस्काउंट दिया गया वो डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करके बचा हुआ अमाउंट कैपिटल जोन में ट्रांसफर करना है। तो पहले उनके जो 500 शेयर इशू है उसका फॉरफिटेड प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, ये तो 1000 शेयर्स का है, तो फिर यहाँ प्रोपोर्शनेट forfeited amount of his 500 reissued shares। अब देखिए, वैसे तो मैंने आपको इसके पूर्व के लेक्चर में प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट कैसा निकालना, जो शेयर रीइश्यू हो रहे हैं उनका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट कैसा निकाला जाए, इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया। लेकिन यहाँ वो फॉर्मूला भी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बहुत इजी है। देखिए, उनके फॉरफिट किए गए थे 1000 शेयर्स और उसका फॉरफिटेड अमाउंट है टोटल 3750, उसमें क्या आधे ही नहीं इशू हो रहे, 500 1000 के आधे, यदि जितने फॉरफिट किए थे उसके आधे शेयर इशू हो रहे हैं, तो फिर इनका जो टोटल ये जो रीइश्यूड शेयर है इनका फॉरफिटेड अमाउंट भी कितना होगा, उनका जो टोटल 1000 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है उसका आधा हो जाएगा। तो अब ये 3750 का हाफ अमाउंट इनके 500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट, प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट, इसका हाफ कर दो, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका हाफ हो जाएगा, और वो हो रहा है 1875। ठीक है, 1870। अब इसमें से इनके यही 500 शेयर्स रीइश्यू करते समय जो डिस्काउंट दिया कंपनी ने, उस डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कि इनका कितना अमाउंट कैपिटल सोने का है। तो टोटल माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन हिज 500 reissued shares। अब एक एक शेयर कंपनी ने जो 10 रुपए फेस वैल्यू का था 9 रुपए में इशू किया है, एक एक हर शेयर पे 1 रुपया डिस्काउंट दिया गया, 1 रुपये डिस्काउंट, तो 500 शेयर्स का हो गया 500 रुपीज, वो 500 इस 1875 से माइनस कर देंगे तो बच रहा है 1375।
इसका मतलब इनका जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो है 1370। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इनका 1370। अब टोटल अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, उन्हें का 1925, सुमित का 1375, तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू 1925 पुनीत का प्लस 1375 सुमित का। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है 3300, इट इज 3300। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल 3300 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए, अब लगभग सारे कैलकुलेशन जो जर्नल एंट्रीज करने से पहले जरूरी थे वो हमने यहाँ कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आज के इस क्वेश्चन के जर्नल एंट्रीज हम कल के लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस अधिक थे और कैलकुलेशन और जर्नल एंट्रीज सारे एक ही लेक्चर में न बताते हुए इस लेक्चर का आज का ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे भाग 1 पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने सारे जो आवश्यक कैलकुलेशन थे जर्नल एंट्रीज से पहले वो बताए हैं, और अब जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगी ये आपको उसके लिए अगला लेक्चर देखना होगा। अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।